नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है कि हाल ही में जब से युद्ध हुआ है तब से हर कोई देखना चाहता है कि रूस का दुनिया के देशों के साथ क्या व्यवहार रहा। ऐसी स्थिति में यदि आपको यह जानने को मिले कि रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं तो निश्चित ही यह खबर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखनी चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं वो ये कहते हुए पाए जाएं कि मैं भारत से उम्मीद करता हूं कि वो मध्यस्थता करेगा, और वो पूरी तरह उम्मीद में है कि भारत यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करेगा। ये यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस का बयान है। तो ये दोनों बातें क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं? क्या भारत यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता कराने जा रहा है? क्या इसी कारण से विदेश मंत्री जो रूस के हैं वो भारत आ रहे हैं? इन तमाम पहलुओं के बारे में आज के सेशन में हम जिक्र करते हैं। आइए जरा न्यूज की कटिंग्स पर नजर डाल लें। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने कहा है कि वो इंडिया 31 मार्च को पहुंच रहे हैं। साथियों, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से उस समय जब रशिया के ऊपर तमाम दुनिया के देशों के द्वारा सैंक्शंस लगे हों, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो लीड किया जा रहा ग्रुप है जो इसके ऊपर लगातार सैंक्शंस लगा रहा है। विशेष रूप से हम सबको यह भी समझना होगा कि इनका आना, लेवरोव साहब का यहां पर आना निश्चित ही भारत के साथ में कोई भी व्यापारिक समझौता करवा सकता है। व्यापारिक समझौते में जिसकी सबसे ज्यादा आकांक्षा व्यक्त की जा रही है वो है कि यह रूपी और रूबल के बीच में व्यापार हो सकता है। यानी कि एक प्रकार से यह कहा जा रहा है कि इंडिया की करेंसी और रशिया की करेंसी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकती हैं, यानी कि बिना डॉलर को अपनी वैल्यू क्रिएशन किए। यानी कि अभी तक होता क्या था कि हम डॉलर में कन्वर्ट करते थे रुपये को और डॉलर से पेमेंट करते थे रशिया को। विचार करिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में सरल भाषा में समझाता हूं। सोच के देखिए कि यदि भारत में डॉलर का भाव चल रहा है 75 रुपए एक डॉलर। अभी क्या होता था कि आपने मान लीजिए कि 150 रुपए की कोई मिठाई खरीदी है ना, तो आप 150 रुपए की मिठाई खरीदे। अब देश में आपने रुपये का व्यापार किया, लेकिन विदेश में आपने इसको डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करके ही पैसे लिए। तो दुनिया के अंदर होता क्या है कि आप व्यापार जो है ना वो वैश्विक मुद्रा समझी जाने वाली डॉलर के रूप में करते हैं, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि आप डॉलर में ही व्यापार करेंगे। अब क्या है कि अगर आपको रूबल में पेमेंट लेना है तो भाई $1 इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ रूबल है, तो आप क्या करेंगे कि यहां से रूबल में कन्वर्ट करवाएंगे इसे। तो एक प्रकार से आपने डॉलर को खामखा बीच का मध्यस्थ बनाया हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि जब ये यहां पर पहुंचेंगे लेवरोव, तो वो डॉलर नहीं अपितु रुपी वर्सेस रूबल का व्यापार करवाएंगे, ये यहां पर उम्मीद की जा रही है। तो देखना होगा कि 31 तारीख को जब आकर के यहां पर पहुंचेंगे, कौन आकर के पहुंचेंगे? लेवरोव आकर के पहुंचेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि ये अपने साथ में भारत के लिए व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोई सौदा लेकर आएंगे। और उन सौदों में जिनसे उम्मीदें व्यक्त की जा रही है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों ऑयल का सौदा, दूसरे नंबर पर है फर्टिलाइजर का सौदा, और तीसरे नंबर पर है कोल का सौदा। निश्चित ही हमारा डिफेंस तो रशिया के द्वारा ड्रिवन है ही, लेकिन इसके अलावा भी भारत चाहता है कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया जाए। भारत ने हिंट भी दिया है, अगर आपको मालूम हो तो हमने ये सेशंस भी आप लोगों को पढ़ाए हैं कि भारत ने रूस के साथ में अपना कोयला खरीदना दुगना करने की बात की है। डिफेंस के सेक्टर में हम 12 सुखोई 30 MKI परचेज कर रहे हैं, वहीं ऑयल के सेक्टर में हम यहां से ऑयल भी परचेज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत किसी भी जगह पर रूस के साथ में व्यापार की कमजोरी नहीं दिखा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भारत और रशिया जब रुपये और रूबल का आपसी व्यापार कर लेंगे तो निश्चित ही हमारे व्यापार को नई दिशा मिलेगी। देखना होगा कि जब सर्गेई लाव्रोव भारत पहुंचेंगे तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ उनकी वार्ता कितनी सकारात्मक रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट जानने की बात यह है कि यह घटना उस समय हो रही है जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत और रशिया के किसी भी बड़े अधिकारी की इस प्रकार की कोई भी बातचीत फिलहाल तक नहीं हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर और निकल के आती है, जब सर्गेई लाव्रोव यहां पर होंगे, यानी कि रशिया के एफएम इंडिया में होंगे, उस समय पर यूके के फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ ट्रुस भी यहां पर होंगे। यानी कि एक तरह से यह समझिए कि जहां अमेरिका का नेतृत्व, या फिर यह समझिए कि अमेरिका के लाइन में या तूती में बोलने वाले देश जैसे कि यूके हुआ, फ्रांस हुआ या यूरोपियन यूनियन हुआ,
उनमें से यूके की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया में प्रेजेंट होंगे, वो भी एस जयशंकर साहब के साथ बातचीत करेंगे और इधर की तरफ सर्गेई लोवरोव भी करेंगे। तो आप इससे यह समझ सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है दुनिया के देशों के लिए। जरा एक बार के लिए आप देखिए दिल्ली का शेड्यूल। वेडनेसडे को मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, थर्सडे को यूके के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया आ रहे हैं, फ्राइडे को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, सैटरडे संडे को नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और साथियों संडे मंडे ट्यूसडे को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का आना संभावित है। हालांकि इनको कोरोना पॉजिटिव मिला है, देखना होगा कि ये आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री का भी इंडिया आना तय हो रहा है। यानी कि दिल्ली में इतने सारे देश के लोग जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं हमारे देश में वार्ता करने के लिए। और जब इजराइल के प्रधानमंत्री और इधर से सर्गेई लोवरोव का आना एक जगह तय हो रहा है तो उम्मीद यह व्यक्त की जाती है कि संभव है कि भारत और इजराइल मिलकर के यूक्रेन और रशिया के बीच का मध्यस्थता का मार्ग निकालें, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यह कहती है कि इस पूरी कहानी के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, चूंकि भारत ने अभी तक वोटिंग से अपने आप को एब्सटेन किया है, मतलब ना तो वो अमेरिकी धड़े में गया ना वो रशियन धड़े में गया और इंडिया बीच का रास्ता अपना के चल रहा था, इस वजह से दोनों ही देशों को, यूक्रेन को और रशिया को, भारत से उम्मीदें हैं। क्योंकि वोटिंग में भाग ना लेने पर जहां रशिया भारत को धन्यवाद बोलता है, वहीं यूक्रेन भारत से कहता है कि आप इस मामले को शांत करवाइए। इसका मतलब यह है कि भारत का वोटिंग से बाहर निकल जाना यह समझाता है कि यह शायद अपना अलग पक्ष लेकर चलता है जो कि मध्यस्थता की तरफ ले जाता होगा। और यही कारण है कि आप 28 तारीख की इस न्यूज की कटिंग को देख सकते हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में है भारत के साथ इस समय पर, ताकि वो यूक्रेन क्राइसिस को खत्म करवा सकें। केवल भारत ही नहीं, वो चीन के साथ भी संपर्क में है ताकि इस वार्ता के माध्यम से दोनों के बीच में समझौता कराया जा सके। यही कारण है कि भारत में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला बनाया जा रहा है, ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। और सर्गेई लोवरोव का भारत आना इस बात की पुष्टि करता है और भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व दर्शाता है। आपको मालूम होना चाहिए नफ्ताली बेनेट का भी आना संभावित है, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इनके कोरोना की बातें निकल करके आ रही हैं। जब एंटोनियो गुटेरेस से पूछा गया कि क्या आपकी ये लोग बातें मानेंगे, भारत जैसे देश, तो इन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बात मान सकते हैं। तो उम्मीद है कि भारत निश्चित ही इस मामले को शांत करने में कामयाबी दे सकता है। भारत ही नहीं, इसके साथ साथ चाइना भी और इजराइल भी और टर्की भी, विशेष रूप से वो देश जो कि किसी का पक्ष लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो शायद मध्यस्थता कर सकते हैं। इसी बीच में भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने भी यूएन हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की है और कहा है कि किस प्रकार से भारत अपना स्टैंड रखता है यूएन के क्राइसिस पर या इसके यूक्रेन और रशिया क्राइसिस पर। यूक्रेन रशिया क्राइसिस से अगर मैं आपको एक अपडेट दूं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अभी तक यूक्रेन को युद्ध से $565 अरब का नुकसान हो चुका है। 7886 किलोमीटर का जो सड़क है वो खराब हो चुका है और साथ में माना जाता है कि नाटो की फोर्सेस बराबर पैरेलली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जमी हुई हैं, हजारों सैनिक यहां पर जमे हुए हैं। तो स्थितियां तो फिलहाल सामान्य नहीं है, लेकिन उम्मीदें की जा रही हैं। उम्मीद के अनुसार अगर हम आपको कीव इंडिपेंडेंट की न्यूज़ बताएं तो उसके अनुसार रशिया के अब तक 17,000 सैनिक शहीद हो चुके हैं यूक्रेन के अंदर इस बैटल में। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों से इसे जरूर शेयर करें और अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त करें। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 57,000 में दिया जा रहा है, विद 3 मंथ एक्सटेंशन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रीलिम्स और सीसेट की हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल कीमत पर अनअकैडमी लाइट पर उपलब्ध है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी लाइट पर आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त पेपर के साथ साथ प्रॉपर तरीके का एनालिसिस डिस्कशन भी मिलता है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यूपीएससी मेंस क्वालिफाई कर चुके विद्यार्थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी पे पर्सनल मेंटरशिप के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कोर्सेज परचेज करने के लिए यूपीएससी कोर्सेज में इजी ईएमआई फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।